हस्ताक्षर में आपका स्वागत है। मैं सुरेश ठाकुर आज आपके साथ पंचायत इलेक्शन 2021 पर एक मतदाता के रूप में आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई पंचायत। पंचायत देश के स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। पंचायत एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। पंचायत चुनावों को बिल्कुल भी हल्के में मत लें, नहीं तो ये अगले 5 साल आप पर भारी पड़ सकते हैं। ये आपका और आपकी भावी पीढ़ी का भविष्य निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग अक्सर चुनावों को निराशापूर्ण शब्दों में कह देते हैं कि इन प्रधानों ने हमें दिया क्या, या इस व्यवस्था ने हमें दिया क्या। वह व्यवस्था तथा चुनावों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जो कि एक नासमझी है। चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ये आपके भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। पंचायत आपके जीवन को शुरू से लेकर अंत तक प्रभावित करती है, चाहे वो आपके बच्चों की पढ़ाई हो या आपका भविष्य। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं अपने मित्र से पूछना चाहूँगा, जो निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायत का अर्थ क्या है? दूसरा, हमारे संविधान में पंचायत का वर्णन। तीसरा, पंचायत के कुल कार्य। चौथा, इस बार के पंचायत चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? और पांचवा, अनुसूचित वर्ग उत्थान में पंचायत की क्या भूमिका हो सकती है? पंचायत एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। जैसे कि हमारे काबिल दोस्त ने बताया कि जो गांव या समुदाय विशेष के किन्हीं 5 विद्वानों द्वारा गांव की समस्या के निपटारे के लिए बनाई गई एक प्राचीन व महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो वर्तमान समय तक सबके जीवन को प्रभावित कर रही है, और यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था का भी एक अंग है। दोस्तों, अभी सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम कैसे सही सुयोग्य उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपका वोट आपका भविष्य है। मेरे अनुभवों के अनुसार हमारे समाज में 7 तरह के मतदाता होते हैं। पहला, व्यक्तिगत फायदे को सोचकर वोट देने वाले। दूसरा, डर के कारण वोट देने वाले। तीसरा, परिवारवाद के आधार पर वोट देने वाले। चौथा, जातिवाद के आधार पर वोट देने वाले। पांचवा, पार्टीवाद। छठा, जो हमारा नशेड़ी वर्ग है। और सातवां, सार्वजनिक कार्यों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति। बहुत ही दुख की बात है कि इनमें से 90% लोग अपने परिवार के मुखिया का आंखें बंद कर अनुसरण करते हैं, चाहे वो हमारा महिला वर्ग हो या हमारा युवा वर्ग हो। इन 7 प्रकारों की चर्चा मैंने नीचे की है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत फायदे। ये ऐसे उम्मीदवार का चयन करते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत फायदा मिलता है, जैसे खेत में डंगा लगाना हो, पानी की टंकी का निर्माण करवाना हो, बिना काम किए जाली मनरेगा में दिहाड़ी लगाना हो, या कोई अन्य पारिवारिक फायदे। इसमें जो है व्यक्ति उम्मीदवार से पहले ही डील कर लेता है कि अगर वह यह मेरे पर्सनल काम करवाएगा तो मैं उसको अपना वोट दूंगा। तो ये व्यक्तिगत फायदे की श्रेणी में आता है। दूसरा, डर के कारण वोट देने वाले। ऐसे मतदाता स्थायी नौकरी में बदली होने का डर रहता है उन्हें, व्यक्तिगत दबाव या धमकी के कारण, डर के कारण वो वोट देते हैं, या वह पहले से डर जाते हैं कि अगर कोई प्रभावी व्यक्ति सत्ता में आएगा तो अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा हमारा प्रकार है परिवारवाद, जिसमें भाई भतीजावाद, अभिभावक जिसमें माता पिता, रिश्तेदार आदि सम्मिलित हैं। इसमें जो हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं, इसमें हम मुख्य इनकी योग्यता और मुख्य इनकी क्वालिटीज रखते हैं कि वह हमारे परिवार से रिलेटेड है कि नहीं है। हम दूसरे विपक्षी उम्मीदवार की योग्यता ना जांचे बिना ही हम अपने परिवार के सदस्य को वोट देना पसंद करते हैं। जातिवाद, कोई उम्मीदवार अगर विपरीत वर्ग का है तो हम समान वर्ग के उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकता देते हैं, जिसमें अगर उम्मीदवार विपरीत वर्ग का अच्छा उम्मीदवार भी है, हम उसकी योग्यता का परीक्षण किए बिना हम अपने समान वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं, हम उसे वोट देते हैं। योग्यता की प्राथमिकता नहीं, इसमें योग्यता को हम कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। और इसमें एक फैक्टर और है कि निम्न वर्गों का एकांतरण होता है। इसमें क्या होता है कि निम्न वर्गों को हम ये डर होता है कि अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति
प्रधान बन जाता है तो वो ज़्यादा उनको उसका दबदबा बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो निम्न वर्ग हैं वो एकत्रित होकर किसी अन्य व्यक्ति को वोट देना पसंद करते हैं। इसमें वह व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में ना रखते हुए किसी अयोग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। इसका पंचायत का क्या अर्थ है? तो पंचायत का अर्थ मेरे अनुसार जो है, पंचायत यानी 5 ऐसे लोगों का समूह जो पंचायत या गांव की समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं और गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, और गांव के लोगों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम जो करते हैं वो भी पंच करते हैं और उसे ही हम पंचायत कहते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था काफ़ी पुरानी है और राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। और जब राजाओं का शासन होता था तो उस समय भी गांव का एक मुखिया रहता था जो कि गांव की समस्याओं के निपटारे के लिए जो है राजा से निवेदन करता था। ठीक है, कोई भी समस्या आती थी, मान लो कि अगर राजा को टैक्स देना है और गांव के लोगों के पास टैक्स देने के लिए ना ही धन है ना ही कोई फसल है। ठीक है, तो उसके बारे में भी राजा से कौन बात करता था? गांव का मुखिया बात करता था। तो उसी प्रकार से आज के टाइम में देखा जाए तो जो प्रधान है वो उस टाइम का जो है मुखिया है और उस टाइम का मुखिया आज का प्रधान है। ठीक है, आगे बात करेंगे हमारे संविधान में पंचायत का वर्णन, पंचायतों का जो वर्णन है, पंचायत व्यवस्था का वो कैसे कैसे है। तो जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय जो है इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों के आर्टिकल 40 में किया गया है। संविधान के आर्टिकल 40 में किया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा रहता है कि राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो इनको लागू करे। इन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी विषय आते हैं उन पे ये राज्य काम करे या नहीं करे वो राज्य की अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। उसको केंद्र सरकार या कोई जो है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही केंद्र सरकार इनको बाय फोर्स जो है राज्य से लागू करवा सकती है। ठीक है, तो आगे चल करके जो है 1992 में जो है 73वां संवैधानिक संशोधन होता है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की बारे में बताया गया। और 24 अप्रैल 1993 को जो है इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है। संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया गया कि ताकि जो है हर राज्य इसको लागू कर सके। और जैसे ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसके बाद सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया कि हर राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेगा। ठीक है, और 24 अप्रैल 1994 तक इसे लागू करना था हर राज्य को। ठीक है, इसके जो है इसीलिए जो है इसके जब 73वां संवैधानिक संशोधन होता है तो संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, जिसमें जो है 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बात करेंगे पंचायत के कुल कार्य, खास कर जिनसे लोग जो है अनभिज्ञ हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो जब 73वां संवैधानिक संशोधन होता है तो उसके द्वारा जो है संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, जिस अनुसूची में जो है पंचायत के जो है 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं जिन पे पंचायत काम करती है, पंचायत व्यवस्था जो है काम करती है। और इनमें जो है मुख्य तौर से रहते हैं आपके, जैसे कोई पुस्तकालय का निर्माण करना है। ठीक है, अगर आपके पंचायत में जो है प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करना है तो उसकी जो है जो बिल्डिंग बनेगी उसका निर्माण करना भी पंचायत का काम है। ठीक है, और लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना भी पंचायत का काम है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में होना चाहिए, पंचायत के कार्यों में आता है। ठीक है, ये भी पंचायत का काम है। उसके बाद छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, उद्योग फैक्ट्रियाँ वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्री जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जैसे आपकी बेकरी वगैरह होगी उसका निर्माण करना। और फिशरी जो मत्स्य पालन के लिए भी काम कर सकती है पंचायत। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें आपका रहेगा पशुओं के लिए, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री बना सकती है। ठीक है, ये काफ़ी सारे जो 29 कार्य हैं इनके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अगर आप वहां से उन कार्यों को देखना चाहते हैं तो आप जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से इन कार्यों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस बार के पंचायत चुनावों को आप किस नज़र से देखते हैं? तो इस बार के जो पंचायत चुनाव हैं इनसे हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें जो है इन पंचायत चुनावों में जो है हमारे काफ़ी युवा वर्ग
आगे आ रहा है, उसका कारण जो भी हो, लेकिन फिर भी युवा वर्ग आगे आ रहा है। उनसे सिर्फ इतना उम्मीद रख सकते हैं हम कि वो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और एक नई सोच के साथ अपनी पंचायत के लिए काम करेंगे, ठीक है। और ना जो है, अगर उनकी सोच भी वही पुरानी सोच है तो उससे बेटर है कि जो पुराने प्रतिनिधि हैं वही काम करें, ठीक है। तो अगर युवा जो है एक नई सोच के साथ जाएगा तो काफ़ी जो है बदलाव देखने को मिलेगा हमें। लेकिन अगर युवा भी वही उसी पुरानी सड़ी गली सोच के साथ जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जो है प्रधान बन गए या वार्ड पंच बन गए तो वहाँ से जो है काफ़ी सारा पैसा खाने को मिलेगा, तो फिर उम्मीद करना सरासर गलत है। लेकिन बस यही उम्मीद कर सकते हैं हम कि एक नई सोच के साथ जो है वो काम करेंगे और अपनी पंचायत और अपने गांव के विकास के लिए काम करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे अनुसूचित वर्गों के उत्थान में पंचायत की क्या भूमिका होगी, तो हो सकती है। तो पंचायत अपने लेवल पे काम कर सकती है, अन्यथा अगर पंचायत अपने लेवल पे काम नहीं कर सकती है, अगर उसकी जो है कैपेसिटी नहीं है पंचायत की, ठीक है, तो पंचायत जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं होती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनका जो लाभ है उनको पहुंचाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनके बारे में जानकारी आम लोगों को नहीं होती है। पंचायत एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो जिसको सरकार की सभी जो जानकारियाँ दी जाती हैं कि वो आम लोगों तक उन योजनाओं का जो लाभ है उसको पहुंचा सके। तो पंचायत का ये महत्वपूर्ण कार्य रह सकता है इसमें कि वो हर स्कीम को हर जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाए। इसमें ये काफ़ी अच्छी भूमिका इसमें पंचायत जो है अदा कर सकती है, ठीक है। पंचायत एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। जैसे कि हमारे काबिल दोस्त ने बताया कि जो गांव या समुदाय विशेष के किन्हीं 5 विद्वानों द्वारा गांव की समस्या के निपटारे के लिए बनाई गई एक प्राचीन व महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो वर्तमान समय तक सबके जीवन को प्रभावित कर रही है और यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था का भी एक अंग है। दोस्तों, अभी सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम कैसे सही सुयोग्य उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपका वोट आपका भविष्य है। मेरे अनुभवों के अनुसार हमारे समाज में 7 तरह के मतदाता होते हैं। पहला, व्यक्तिगत फायदे को सोचकर वोट देने वाले। दूसरा, डर के कारण वोट देने वाले। तीसरा, परिवारवाद के आधार पर वोट देने वाले। चौथा, जातिवाद के आधार पर वोट देने वाले। पांचवा, पार्टीवाद। छठा, जो हमारा नशेड़ी वर्ग है। और सातवां, सार्वजनिक कार्यों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति। बहुत ही दुख की बात है कि इनमें से 90% लोग अपने परिवार के मुखिया का आंखें बंद कर अनुसरण करते हैं, चाहे वो हमारा महिला वर्ग हो या हमारा युवा वर्ग हो। इन 7 प्रकारों की चर्चा मैंने नीचे की है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत फायदे। ये ऐसे उम्मीदवार का चयन करते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत फायदा मिलता है, जैसे खेत में डंगा लगाना हो, पानी की टंकी का निर्माण करवाना हो, बिना काम किए जाली मनरेगा में दिहाड़ी लगाना हो या कोई अन्य पारिवारिक फायदे। इसमें जो है व्यक्ति उम्मीदवार से पहले ही डील कर लेता है कि अगर वह यह मेरे पर्सनल काम करवाएगा तो मैं उसको अपना वोट दूंगा। तो ये व्यक्तिगत फायदे की श्रेणी में आता है। दूसरा, डर के कारण वोट देने वाले। ऐसे मतदाता स्थायी नौकरी में बदली होने का डर रहता है उन्हें, व्यक्तिगत दबाव या धमकी के कारण, डर के कारण वो वोट देते हैं, या वह पहले से डर जाते हैं कि अगर कोई प्रभावी व्यक्ति सत्ता में आएगा तो अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा हमारा प्रकार है परिवारवाद, जिसमें भाई भतीजावाद, अभिभावक जिसमें माता पिता, रिश्तेदार आदि सम्मिलित हैं। इसमें जो हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं, इसमें हम मुख्य इनकी योग्यता और मुख्य इनकी क्वालिटीज रखते हैं कि वह हमारे परिवार से रिलेटेड है कि नहीं है। हम दूसरे विपक्षी उम्मीदवार की योग्यता ना जांचे बिना ही हम अपने परिवार के सदस्य को वोट देना पसंद करते हैं। जातिवाद, कोई उम्मीदवार अगर विपरीत वर्ग का है तो हम समान वर्ग के उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकता देते हैं, जिसमें अगर
उम्मीदवार विपरीत वर्ग का अच्छा उम्मीदवार भी है, हम उसकी योग्यता का परीक्षण किए बिना हम अपने समान वर्ग के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं, हम उसे वोट देते हैं। योग्यता की प्राथमिकता नहीं, इसमें योग्यता को हम कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। और हमारा छठा वर्ग है नशेड़ी वर्ग। इस वर्ग का पंचायत चुनाव में काफी दबदबा रहता है। ये बिना किसी काम के 200 रुपए की बोतल के पीछे बिक जाने वाले होते हैं। इनकी मानसिकता और विचारधारा स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति ना अपने परिवार के हितों के बारे में सोचते हैं और ना ही व्यक्तिगत हितों के बारे में, ये सिर्फ नशे के बारे में सोचते हैं। इसके बाद जो हमारा सातवां है, सार्वजनिक हितों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति। बहुत दुख की बात है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या हमारे समाज में बहुत ही कम है, जो कि सार्वजनिक हितों, व्यक्तिगत हितों और अन्य सभी कामों को साथ में लेकर किसी व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं या किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। ये सबसे उच्च श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जिनमें पढ़े लिखे व्यक्ति शामिल होते हैं, और ये बदलाव की विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं और यह ही समाज में बदलाव लाने का कारण होते हैं। वर्तमान समय में एक सामान्य व्यक्ति को इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई गलत बात नहीं है, मैं भी इसका बिल्कुल ही सपोर्ट करता हूँ कि जो व्यक्तिगत हित है या आपका कोई पारिवारिक हित है, या आप अपने पेरेंट्स को वोट दे रहे हैं, अपने माता पिता को वोट दे रहे हैं, रिश्तेदार को वोट रहे हैं, बहुत सही बात है कि आप उनको वोट दे रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। पर सार्वजनिक हितों पर भी बोलना सीखिए। अगर आप 90% व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य है कि आप 90% अपने 10% सार्वजनिक हितों के बारे में भी सोचिए। हमारे उम्मीदवारों को जैसा मतदाता होगा वैसे चलेंगे, हमारे जो उम्मीदवार हैं जैसा मतदाता होगा वो वैसे ही चलेंगे। आप उम्मीदवार से पैसे मांगोगे, आप उम्मीदवार से नशा मांगोगे, आप उम्मीदवार से अपनी व्यक्तिगत फायदे मांगोगे, तो वो आपको वो देके अपना आपसे आपका वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप इसके बदले में सार्वजनिक कार्य मांगते हो, अपने पारिवारिक हित मांगते हो, तो आप विकास मांगते हो, आप काम मांगते हो, तो वह उस तरह से आपका वोट लेने का प्रयास करेंगे। तो एक स्वस्थ मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए आपको किसी भी उम्मीदवार के साथ एक कार्य पर बात करनी चाहिए, किसी काम पर बात करनी चाहिए, सार्वजनिक हितों पर भी बात करनी चाहिए।